गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आपको थोड़ी शॉकिंग खबर देखने को मिलेगी कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया है टू प्रेसिडेंट। अब इसके पीछे जो उन्होंने रीज़न बताया है वो ये है कि हेल्थ रीजंस को देखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया है। दरअसल में मार्च के मंथ के अंदर भी इनकी थोड़ी सेहत बीच में थोड़ी ख़राब थी, बट बाद में इन्होंने रिकवर किया था। एंड अभी ऐसा बताया जा रहा है कि अभी कंपैरेटिवली बेटर थे। बट इन्होंने नोटिस किया कि डॉक्टर्स की जो एडवाइस है उसके बेसिस के ऊपर इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि वाइस प्रेसिडेंट का तक वो यहाँ पे जो पद है त्याग देंगे। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं वो रेजिग्नेशन सबमिट किसको करते हैं? टू द प्रेसिडेंट। अब टोटल 5 साल का कार्यकाल होता है वाइस प्रेसिडेंट का। लगभग 3 साल का जो टर्म था उनका कंप्लीट होने वाला था एंड 2 साल का टर्म अभी यहाँ पे बचा हुआ था। बट आप नोटिस करेंगे कि कल 12:30 बजे जो मीटिंग होती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, वहां पर भी ये उपस्थित थे। बट रात को इन्होंने अचानक इस तरह से इस्तीफा देके काफी एक शॉकिंग यहाँ पे हमें चीज देखने को मिली है। ठीक है, तो कल ही मॉनसून सेशन का जो पहला सत्र है वो स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, राइट। एंड इस तरह से हमारे 14th वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे अपने ऑफिस को यहाँ पे छोड़ रहे हैं। दूसरी जो खबर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी वो है वी एस अच्युत नंदन जी के बारे में। दरअसल में ये कम्युनिस्ट आइकन, बहुत ही बड़े आइकन हमें देखने को मिलते हैं। इनकी कल यहाँ पे डेथ होगी एट द एज ऑफ 101 ईयर्स। अगर बात करें ना, देखो काफ़ी जो कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी है उसमें इनका नाम अपने आप में बहुत बड़ा आपको देखने को मिलेगा। एंड इनफैक्ट ना, काफ़ी लोग इनको कंपेयर करते हैं कि जैसे ये एक ऐसे कम्युनिस्ट थे जिन्होंने स्टालिन का समय देखा, जिन्होंने माओ, हो ची मिन, चे गुवेरा, ठीक है ना, ये सब का इन्होंने यहाँ पे टाइम अपने टाइम में यहाँ पे उन्होंने विटनेस किया है। तो उसी पर्टिकुलर लीग के अंदर इनका भी यहाँ पे नाम काफ़ी सारे कम्युनिस्ट यहाँ पे देखते हैं। बाकी ये केरला के सीएम भी रह चुके हैं पास्ट के अंदर, राइट। तो इनका कल यहाँ पे 101 ईयर्स की एज के अंदर यहाँ पे हमें डेथ की हमें खबर यहाँ पे देखने को मिली। दोस्तों, डेट है आज की 22 जुलाई 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो बैच है, बिल्कुल फ्री बैच, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस फ्री बैच के अंदर आपकी जितने भी क्लासेस होती हैं करंट अफेयर्स की, उनके सबके जो आपके नोट्स होंगे वो कंपाइल्ड फॉर्म के अंदर भी एंड इंडिविजुअल क्लासेस के फॉर्म के अंदर भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे। तो इस फ्री बैच के अंदर आप बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें समझना है ना, वो थोड़ा हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से है। इनफैक्ट आप लोगों ने इसको हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, जस्ट क्योंकि करंट अफेयर्स में ये टॉपिक बार बार आ रहा है तो थोड़ा हमें इसको डिटेल में समझ लेना चाहिए। दोस्तों, हमारे जो प्रधानमंत्री जी है ना, वो जल्द ही पार्टिसिपेट करेंगे इन द 1000th एनिवर्सरी ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गंगेटिक प्लेन्स बाय किंग राजेंद्र चोला वन। तो दरअसल में ना हमें थोड़ा सा चोलास के बारे में जानना होगा। इनफैक्ट चोलास न्यूज़ में भी है आज के समय के ऊपर। एनसीईआरटी की जो बात हो रही है, जो रीराइटिंग की बात हो रही है, उसमें चेंजेस की बात हो रही है, उसमें ये भी बात कही जा रही है कि चोलास का पास्ट के अंदर उतना इंपॉर्टेंस नहीं समझा गया बुक्स के द्वारा जितनी वाकई में उनकी इंपॉर्टेंस थी। तो नई जो आपकी बुक्स हैं उनके अंदर भी बात ये बार बार सामने उठ के आ रही है कि मुगल्स को थोड़ा आप उनके रोल को थोड़ा कम करिए, क्योंकि उनका रोल था नहीं उतना, बल्कि काफ़ी सारे रूलर्स ऐसे भी थे जिनका नेगेटिव इम्पैक्ट था सोसाइटी के अंदर। बट चोला एम्पायर के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारी नहीं प्रोवाइड की जाती, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट ये बनता है कि इनकी जो कॉन्क्वेस्ट है, इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनके जो वर्क्स हैं, वो भी हम यहाँ पे जानें। तो थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, राजेंद्र चोला वन जी के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। दरअसल में ये राजा राजा वन के बेटे थे एंड इन्होंने चोला एम्पायर को अपने पीक तक लेकर गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया अगेंस्ट द वेस्टर्न चलुक्यास, एंड उसके माध्यम से आप नोटिस कर पाओगे किस तरह से चलुक्यन एम्पायर बहुत बड़े लेवल तक यहाँ पर फैल जाता है। इन्होंने पांड्यास को मदुरई में हराया एंड जिस वजह से जो पांड्यास थे वो फिर श्रीलंका की तरफ यहाँ पे उनको भागना पड़ा एंड फिर इन्होंने श्रीलंका को भी इन्वेड किया। इसके अलावा अगर हम बात करें, इन्होंने नॉर्थ इंडिया की साइड भी मिलिट्री एक्सपीडिशन किया राजेंद्र चोलाबान जी ने। एंड आप नोटिस कर पाओगे जो बंगाल के पाल किंग थे महिपाल, उनको भी यहाँ पे हराया, कलिंगा रूलर को हराया, बाकी और नॉर्दर्न और रूलर्स को भी यहाँ पे उन्होंने हराया। इनकी जो विक्ट्री है ना, उनके डॉक्यूमेंटेशन हमें देखने को मिलते हैं इन तिरुवलंगडू, ठीक है, असलम, ठीक है, करंथाई, तिरुकुलर कॉपर प्लेट्स, इन सब अलग अलग इंस्क्रिप्शंस के अंदर इनके जो वर्क्स हैं, जो इनका विक्ट्रीज हैं, वो आपको देखने को मिल जाएंगी। ऐसा बताया जाता है कि जो राजा हार गए थे ना, उनको ये बोला गया कि आपको गंगा का पानी अपने सर के ऊपर लेके जाना है नई चोला कैपिटल की तरफ, राइट।
एंड फिर ये जो पानी था ये लेक चोला गंगम, जिसको पुनेरी के नाम से आज के समय जानते हैं, उसमें पानी को ये पोर किया गया। एंड बाकी आप नोटिस कर पाओगे चालुक्य और कलिंगा के जो स्कल्पचर्स थे, इन्होंने यहाँ पे अपने वहाँ पे वापस ले आए एज ट्रॉफीज कि हमने इस जगह को जीता है, इसीलिए विक्ट्री के तौर के ऊपर वहाँ पर वो ट्रॉफीज के तौर के ऊपर उनको ले आए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें आज के समय जो सुमात्रा में आपको श्री विजय किंगडम, वहाँ पर भी इनका नेवल एक्सपीडिशन इन्होंने सक्सेसफुली यहाँ पे रन किया। उसके साथ ही यहाँ पर मलय पेनिनसुला हो गया, बाकी उनके साथ भी इनकी विक्ट्रीज ने वहाँ पे ट्रेड बूस्ट करने के अंदर मदद करी। इनके कुछ इंपॉर्टेंट टाइटल्स हैं जैसे मुदिकोंडा चोलन, ठीक है, करम कोंडन एंड पंडिता चोलन, ठीक है। तो इनके इंपॉर्टेंट ये आपको मिलिट्री एक्सपीडिशंस की वजह से इनको इनाम देते हुए देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इनका जो टाइटल था ना, वो टाइटल था गंगई कोंडा चोलन। इसका रीजन पता क्या है? गंगई कोंडा चोलन का मतलब होता है द चोला किंग हु कॉन्कर्ड द गंगा। मैंने बताया ना किस तरह से गंगा डायनेस्टी को इन्होंने यहाँ पे कॉन्कर किया, राइट। एंड इस वजह से इनका ये जो नाम है वो इनको दिया जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, इन्होंने अपनी जो कैपिटल थी वहां पर ही उसका नाम क्या रखा गया? गंगई कोंडा चोलापुरम, जो कि आज के समय अरियलूर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा। एंड यही कैपिटल रही चोलास की टिल 1279 सीई तक। इसके अलावा इन्होंने एक बहुत फेमस टेम्पल बनाया, दैट इज गंगई कोंडा चोलेश्वरम टेम्पल। ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड था टेम्पल, एंड ये काफी सिमिलर है जो कि टू दैट ऑफ बृहदेश्वर टेम्पल, जो कि थंजावुर में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इनका अर्बन प्लानिंग के अंदर भी काफी फोकस था, ठीक है। आप नोटिस कर पाओगे जो कुलटुंगास वन का रीजन है ना, जो रीन है, उस टाइम के ऊपर जो अलग अलग रॉयल बिल्डिंग्स का मेंशन है, तो उसकी इंस्क्रिप्शन से भी हमें इसका आइडिया यहाँ पे लग जाता है। एंड ये जो सिटी थी डेफिनेटली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिल जाएगी। ये आपके सामने गंगई कोंडा चोलेश्वरम जो टेम्पल है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लॉर्ड शिवा का आपको टेम्पल आपको देखने को मिलता है। एंड आप नोटिस करिएगा कि ये जो टेम्पल है ना, ये द्रविडियन, राइट, स्टाइल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड आप नोटिस कर पाओगे मेंस में यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है चोला टेम्पल्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो टेम्पल है ना, ये भी ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल का ही एक आपका हिस्सा देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बृहदेश्वर टेम्पल भी उसी में आता है, एंड आपका जो ऐरावतेश्वर टेम्पल आपको दरासुर में देखने को मिल जाएगा। इन सबको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। तो टेम्पल का जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको विमान देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका 55 मीटर तक की हाइट का है। इसके अलावा यहाँ पे टेम्पल में आपको स्टोन कार्विंग्स देखने को मिल जाएंगी। एंड साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे कि ये दिखाता है कि चोला डायनेस्टी का किस तरह से कमिटमेंट था टू द टेम्पल बिल्डिंग। इंपॉर्टेंट बात आपको जो याद रखनी है ना, कि टेम्पल अपने आप में बहुत ही बड़ा है, पर राजेंद्र चोला वन का कोई भी इंस्क्रिप्शन आपको टेम्पल में आपको नहीं देखने को मिलता। अब उनका रोल क्या था ये कैसे पता लगता है? ये पता लगता है उनके बेटे के द्वारा जो इंस्क्रिप्शन करी गई। उनके बेटे का नाम था वीर जेंद्र, उनकी जो इंस्क्रिप्शन थी वहां से हमें इसका आइडिया लगता है। एंड वो यहाँ पे पैलेस को क्या बोला जाता है उसमें? चोला केरलन थिरुमुलगाई, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको राजेंद्र चोलावान के कॉन्टेक्स्ट में पता होनी चाहिए। देखो चोलास का बार बार जिक्र आ रहा है न्यूज के अंदर, तो इसीलिए हमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से चोलास के बारे में पता होना चाहिए। तो मल्टीपल चीजों को कंबाइन करके हमने आज यहाँ पे चोलास के बारे में अच्छे से डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट आते हैं, हमारा अगला टॉपिक है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। दरअसल में जो यूक्रेन है ना, वो यहाँ पर 125th स्टेट पार्टी बन चुका है टू द रोम इंस्टीट्यूट ऑफ आईसीसी। इसीलिए हमें आईसीसी को समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। दोस्तों जब हम बात करते हैं ना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, तो आपको फर्क समझ आना चाहिए बिटवीन आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बीच का। कई लोग ना इनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो आईसीजे जो है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सुनता है। पर आईसीसी क्या करता है? आईसीसी जो इंडिविजुअल्स की प्रोसिक्यूशन है ना, उनको यहाँ पे हैंडल करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 4 चीजें आपको यहाँ पे बहुत क्लियरली समझ आनी चाहिए कि जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम ऑफ अग्रेशन, ये 4 मेजर क्राइम्स के कॉन्टेक्स्ट में जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वो यहाँ पर प्रोसिक्यूशन करता है, राइट। अब इसमें आप नोटिस कर पाओगे ये दुनिया का पहला है आपको इस तरह का परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा जो ग्रेवेस्ट क्राइम ऑफ कंसर्न टू ह्यूमैनिटी उसके इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये चारों बता रहा था ना, जेनोसाइड हो गया, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इन सब चीजों के कॉन्टेक्स्ट में आपको पहला ऐसा दुनिया का इंटरनेशनल कोर्ट देखने को मिल जाएगा। ये कैसे बना था आईसीसी? बाय द रोम इंस्टीट्यूट,
बेसिकली 1998 के अंदर इसको अडॉप्ट किया गया एंड रोम स्टैट्यूट जो है वो फोर्स में आता है 1 जुलाई 2002 के अंदर। देखो इसके भी हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? द हेग नीदरलैंड्स के अंदर। इनफैक्ट जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके हेडक्वार्टर भी आपको नीदरलैंड्स में ही द हेग में देखने को मिल जाएंगे। अब देखो आईसीसी के 125 स्टेट पार्टीज बन चुकी हैं। पैलेस्टीन 123rd था, मलेशिया 124th बना एंड अब जाके यूक्रेन इसको 125वां देश आपको इसका पार्टी देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारत, इजराइल, यूएस, रशिया, चाइना, ये सब पार्टीज नहीं है टू द रोम स्टैट्यूट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं आईसीसी की, जिनमें आपको अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश देखने को मिलेगा। पर जो मोस्टली काम होता है इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, वर्किंग लैंग्वेज जो है वो आपको इंग्लिश और फ्रेंच ही यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। बाकी इसके अलावा आप नोटिस कर पाओगे कि जो कोर्ट है वो उस केस में आपका क्राइम्स को मतलब उनके रिगार्डिंग केसेस सुन सकता है अगर जो क्राइम है वो किसी स्टेट पार्टी की टेरिटरी के ऊपर हुआ हो या फिर उस स्टेट पार्टी के नेशनल्स के द्वारा हुआ हो। इसके अलावा अगर हम बात करें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी अगर चाहे इसको कुछ क्राइम रेफर करना तो वहां पर भी वो कर सकता है अगर उसमें नॉन स्टेट पार्टीज भी इन्वॉल्व होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप ध्यान में रखिएगा, आईसीसी तभी आपका जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करता है अगर नेशनल कोर्ट नहीं करता उस चीज़ को। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है क्योंकि इतना डाउट ये दिमाग में आएगा कि सर जब देश में कोर्ट होते हैं तो इसकी क्या ज़रूरत। तो देखो ये ना एक तरह का कॉम्प्लीमेंट्री मैकेनिज्म है, ये आपके देश के कोर्ट को रिप्लेस नहीं करता, बस उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ बातें थी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में जो आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं एंटी सैक्रिलेज बिल इन पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखो आप लोग सैक्रिलेज समझते हो? सैक्रिलेज का मतलब होता है किसी चीज को मतलब जैसे धर्म भंग करना, ठीक है ना, जैसे बेअदबी करना। बेअदबी मतलब धर्म भंग करना ही उसको बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई होली स्क्रिप्चर है, जैसे गुरु ग्रंथ साहब जी हैं या फिर गीता है, ठीक है, या फिर आपका होली कुरान हो गया, ठीक है ना, बाइबल हो गया, राइट। तो इनके साथ कुछ कोई इसके पेजेस को फाड़ने की कोशिश करे, वो एक तरह की बेअदबी माना जाएगा, वो एक तरह का धर्म भंग करना माना जाएगा। अब पंजाब के अंदर क्या हुआ है ना, इसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर एक बिल यहाँ पे पास किया जा रहा है। अब पंजाब के अंदर पास्ट में ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जहां पर गुरु ग्रंथ साहिब जी के साथ मतलब बेअदबी करने की यहाँ पे कोशिश करी गई है एंड इसी चीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करने के लिए ताकि ऐसे एक्ट्स को हम क्रिमिनलाइज कर पाएं, उसी के लिए यहाँ पे पंजाब के द्वारा ये बिल यहाँ पे पास किया जा रहा है। और इसको इसके आप बिल के स्कोप में आप नोटिस करेंगे तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी भी हैं, भगवत गीता भी है, होली बाइबल, कुरान शरीफ और भी जो आपकी जो स्क्रिप्चर्स हैं वो यहाँ पे आपकी इंक्लूडेड हैं इसके अंदर। अब आप नोटिस कर पाओगे कि अगर एक्चुअल में किसी ने इस तरह से धर्म भंग किया, इस तरह से एक्चुअल में उसके रिलीजियस टेक्स्ट के पेजेस के साथ कुछ हार्म करने की कोशिश करी है, कुछ इस तरह से उसके उसका मतलब अपवित्रीकरण किया, तो इस केस में 10 साल की सजा से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे हो सकती है। अगर केवल अटेम्प्ट किया जाता है इस चीज़ का मतलब की कोशिश करी जाती है तो उस केस में 3 से 5 साल की इम्प्रिजनमेंट होगी। और अगर कोई ऐसा पर्सन है जो क्राइम करने के लिए किसी को इनकरेज करता है, किसी की मदद करता है, तो भाई उसको भी उतनी ही पनिशमेंट मिलेगी जैसे कि मेन ऑफेंस के लिए यहाँ पे मिलेगी, राइट। अब एक्चुअली ना पंजाब में पहले भी कोशिश करी गई है इसको बनाने की, इस तरह का एक्ट लाने की। आप लोग जानते होंगे ना आईपीसी सेक्शन 295 ए, ठीक है ना, गाने भी बने हुए हैं इसके ऊपर। हेट स्पीच के कॉन्टेक्स्ट में कई बार हम बात करते हैं, बट उस टाइम पता क्या हुआ था, ये 2018 में भी बिल हुआ था बट उस टाइम प्रेसिडेंट के पास गया था और प्रेसिडेंट ने मना कर दिया था क्योंकि उस टाइम ना वहां पे जो बिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी का जिक्र था। पर ये जो नया बिल बनाया गया है इसमें अलग अलग और स्क्रिप्चर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। बाकी एक्चुअली ना अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन जो बनता है ना वो सैक्रिलेज और ब्लास्फेमी के बीच का डिफरेंस का बनता है। सेक्युलर मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि मान लो कोई रिलीजियस सिंबल या कोई सेक्रेट टेक्स्ट या प्लेस ऑफ वर्शिप का कोई फिजिकली उसको यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करे, किसी होली बुक को डैमेज करने की कोशिश करे, किसी टेम्पल को तोड़ने की कोशिश करे, उसको हम सैक्रिलेज बोलेंगे। पर जो ब्लास्फेमी वर्ड है ना, ये बात करता है हमारी मोस्टली स्पीच की, हमारे बोलने के तरीके की। जैसे कई बार कोई ऐसा स्पीच बोल देता है जिससे किसी धर्म को इंसल्ट की जाती है, कई बार किसी के धर्म गुरुओं को इस तरह से इंसल्ट किया जाता है, कई बार कुछ लेख लिखकर कुछ इस तरह से हो सकता है कुछ चीज़ें करने की कोशिश करें, तो वो सब ब्लास्फेमी में आ जाएगा जिसके माध्यम से लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो जाते हैं। तो फर्क समझना, सेक्रिलेज अपने आप में टेंजिबल एक्शन के ऊपर फोकस करता है, आपका ब्लास्फेमी जो है ना आपके बोलने के ऊपर, आपके लिखने के ऊपर है, वो इनटेंजिबल एक्सप्रेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो देयर इज अ डिफरेंस
से ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आप अंडरस्टैंड करिएगा, जैसे यूएस की अगर हम बात करें, यूएस में भाई सैक्रिलेज के कॉन्टेक्स्ट में कोई भी कानून नहीं है, क्योंकि यूएस मानता है फ्री स्पीच के अंदर। तो वहाँ पर आप ब्लास्फेमी करें, सैक्रिलेज करें, तो कोई क्रिमिनल पनिशमेंट उसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। सेम चीज़ यूके में है। यूके में भी पहले ब्लास्फेमी लॉज हुआ करते थे 2008 तक, पर 2008 के बाद यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे हटा दिया है। अब यहाँ पर ये चीज़ नहीं है। अनटिल एंड अनलेस उससे वायलेंस ना हो जाए तब तक आपका कोई कानून यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। बाकी पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें ना ब्लास्फेमी लॉज, तो उसमें तो डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट आपको देखने को मिल जाएंगी। और एक्चुअली पाकिस्तान को इसलिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको यहाँ पे सप्रेस करने की, उनको दबाने की यहाँ पे कोशिश करता है। अब पॉइंट ये आता है कि सर जो हमारा नया भारतीय न्याय संहिता आया है, क्या उसमें इसके रिगार्डिंग कुछ बातें लिखी गई हैं सेक्युलर के रिगार्डिंग? द आंसर इज यस, बिल्कुल लिखी गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 298 है भारतीय न्याय संहिता का, वो सैक्रिलेज के साथ डील करता है। एंड सेक्शन 299 है भारतीय न्याय संहिता का, जो ब्लास्फेमी के साथ यहाँ पे डील करता है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है एड फेल्की वैक्स के बारे में। इसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मलेरिया के बारे में समझा देता हूँ। देखो, मलेरिया एक ऐसी डिजीज है जो आप जानते होंगे, जो कॉज की जाती है बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स। ठीक है ना। बेसिकली आपके जो फीमेल अनोफिलीज मॉस्किटो होता है ना, उसके बाइट से ये जो आपके प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स हैं, ये आपके स्प्रेड होते हैं, जिससे आपकी ये डिजीज होती हुई देखने को मिल जाएगी। तो आप नोटिस कर पाओगे काफ़ी आपको अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एशिया के अंदर आपको एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज देखने को मिलती है, मलेरिया। राइट। अब ये जो पैरासाइट्स है ना, जो मैंने बताया प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ये इनिशियली लीवर सेल्स के अंदर होते हैं, फिर अकॉर्डिंगली आपकी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। रेड ब्लड सेल्स जिनको हम एर्थ्रोसाइट्स के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं, कहीं ना कहीं वो जो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्या जिम्मेदारी बनती है, कि ऑक्सीजन को कैरी करना। ठीक है ना। लंग्स से लेकर बाकी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। एंड एर्थ्योसाइट्स में क्या होता है, आपका हीमोग्लोबिन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि एक प्रोटीन है जो ब्लड के साथ बाइंड कर जाता है। पर एक्चुअल में अगर हम बात करें ना, तो ये जो आपका मलेरिया है, ठीक है, उस केस में जो मैंने आपको प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स बताए, वो कहीं ना कहीं आपके रेड ब्लड सेल्स को ही यहाँ पे अटैक करते हैं, मल्टीप्लाई करते रहते हैं रेड ब्लड सेल्स के विदन ही। ठीक है ना। बाकी आप ध्यान में रखिएगा, जो मलेरिया है वो कंटेजियस नहीं है, एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं फैलता। 5 पैरासाइट स्पीशीज मोस्टली आपकी यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जिनमें प्लाज्मोडियम फैल्किपुरम एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आपको मेजर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इस कॉन्टेक्स्ट में पता क्या है, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, इन्होंने यहाँ पर एक नया भारत का खुद का इंडिजिनियस मलेरिया वैक्सीन यहाँ पे डेवलप कर रही है, दैट इज एड फेल्की वैक्स। अब इसका पर्पस यही है कि हम चाहते हैं कि भाई मलेरिया को भारत से एलिमिनेट करें और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर करें। तो भारत ने खुद की यहाँ पे वैक्सीन बनाई जा रही है। तो ये डुअल स्टेज वैक्सीन डिजाइन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक होगा प्री एर्थ्योसाइटिक स्टेज। प्री एर्थ्योसाइटिक मतलब पता क्या है, जैसे मैंने बताया ना आपको कि एर्थ्योसाइटिक स्टेज क्या होगी, जहां पर आप नोटिस कर पाओगे जहां पर जो पैरासाइट है वो डेवलप करेगा एंड मल्टीप्लाई करेगा आरबीसी के अंतर्गत ही। पर प्री मतलब उससे पहले वाली जो स्टेज होगी। और दूसरा होगा सेक्सुअल स्टेज, जो आपकी प्लाज्मोडियम फैल्किपरम की देखने को मिल जाएगी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपने ये मल्टी स्टेज आपको मलेरिया वैक्सीन आपको देखने को मिल जाएगी। तो इससे कहीं ना कहीं इन्फेक्शन भी रुकेगा एंड ट्रांसमिशन भी हमें यहाँ पे रुकता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो इस वैक्सीन को आईसीएमआर डेवलप कर रहा है और साथ में आरएमआरसी भुवनेश्वर, एनआईएमआर, डीबीटी, एनआईआई, ये भी साथ में मिलकर उसकी हेल्प कर रहे हैं। बाकी साथ में ही आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पर इन्होंने इस्तेमाल किस चीज़ का किया है, लेक्टोकोकस लैक्टिस। ये एक तरह का फूड ग्रेड बैक्टीरियन आपको देखने को मिल जाएगा, इसकी मदद यहाँ पे ली जा रही है। बाकी ऐसा बताया जा रहा है कि एड फेल्की वैक्स के माध्यम से इम्यूनिटी और बेहतर हो पाएगी। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो वैक्सीन है इसने थर्मल स्टेबिलिटी भी दिखाई है, यानी कि आप इसको रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हो, तब भी ये जो वैक्सीन है अपने आप में काफ़ी इफेक्टिव रहेगी। अभी हालांकि जो वैक्सीन है स्टार्टिंग स्टेजेस के अंदर है, पर ऐसा माना जा रहा है कि जो वैक्सीन है काफ़ी इफेक्टिव होगी एंड इससे मलेरिया से बचने के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा मदद देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों टाइफून वाइपा के बारे में, इसको थोड़ा समझेंगे। देखो, पहली चीज तो आप अंडरस्टैंड करना कि जब हम बात करते हैं ना टाइफून्स की, ये होते कुछ नहीं है, ये दूसरे ही नाम है साइक्लोन्स के। जैसे फॉर एग्जांपल भारत के अंदर या इंडियन ओशन रीजन के अंदर हम नाम रखते हैं साइक्लोन का। उसी तरह से अगर हम बात करें टाइफून की, तो टाइफून आपका चाइना सी वाला रीजन हो गया, आपका पैसिफिक ओशन वाला रीजन हो गया, वहां पर इनको टाइफून के नाम से जाना जाता है।
उसके अलावा हरिकेन जो नाम होता है ना, ये आपको यहाँ पे इन एरियाज़ में आपको वेस्ट इंडियन आइलैंड हो गया, कैरेबियन सी, अटलांटिक ओशन में आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन की, तो इनको विली विली के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। तो ये कुछ इनके नाम है, ठीक है सेम चीज़, बट इनके नाम डिफरेंट डिफरेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आप लोग जानते होंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। ये आपको पांचों कंडीशन बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ये एज इट इज आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है एंड यूपीएससी ने मेंस का क्वेश्चन भी इसके ऊपर पूछा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, पहला कंडीशन तो ये है कि लार्ज सी सरफेस होना चाहिए और वहाँ टेम्परेचर अच्छा खासा होना चाहिए, कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तो होना ही चाहिए। उसके अलावा करियोलिस फोर्स प्रेजेंस होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि देखो जैसे इक्वेटर की अगर हम बात करें तो आप लोग जानते होंगे भाई कि इक्वेटर के ऊपर करियोलिस फोर्स आपको लगभग ना के बराबर देखने को मिलती है एंड इसी वजह से वहां पर साइक्लोन्स भी हमें नहीं देखने को मिलते। उसके अलावा तीसरा कंडीशन है स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड। उसके अलावा एक वीक लो प्रेशर एरिया ऑलरेडी आपका प्री एग्जिस्टिंग होना चाहिए एंड पांचवा है अपर डाइवर्जेंस ऑफ द सी लेवल सिस्टम। ये पांच कंडीशन के माध्यम से आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हुए देखने को मिल जाएंगे। अब इसी तरह से जो साइक्लोन है वो फॉर्म होता हुआ हमें देखने को मिला एंड जिसने आज के समय हांगकांग को बहुत बड़े लेवल के ऊपर हिट किया है। देखो ये आपने शायद हो सकता है आप इंस्टाग्राम या आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते होंगे, वहां पर इसकी वीडियोस बहुत बड़े लेवल पे पॉपुलर हो रही हैं कि किस तरह से लोगों को इनफैक्ट ना एक तरह से बहुत उड़ा के ही लेके जा रहा है। इस तरह से ये टाइफून इतना पावरफुल आपको देखने को मिलेगा। तो आप नोटिस कर पाओगे ये जो आपका कैरेबियन सॉरी फिलीपींस सी है, यहाँ पर इसने फॉर्म हुआ एंड इस तरह से मूव करता करता यहाँ पे ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म बना 19 जुलाई को एंड आगे जाके इसको कैटेगरी 1 का टाइफून आपको यहाँ पे डिक्लेयर हुआ क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी एंड इस तरह से चाइना में जाके इसने यहाँ पे 20 जुलाई को यहाँ पे लैंडफॉल करी है एंड धीरे धीरे करके ये वीकेंड होता हुआ अब ये वियतनाम की तरफ यहाँ पे मूव कर रहा है। तो बहुत बड़े लेवल के ऊपर इस टाइफून का इम्पैक्ट आया है। तो इसलिए टाइफून के बारे में एंड जो मैंने आपको साइक्लोन्स और हरिकेन्स के बारे में बताया उसके बारे में आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। राइट दोस्तों, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब आपके सामने यहाँ पे कुछ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। साथ ही साथ जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था बोलीविया के कॉन्टेक्स्ट में। तो बोलीविया क्या कह रहा है कि ये ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, चिली और पेरू इनके साथ बॉर्डर टच करता है। द आंसर इज डेफिनेटली करेक्ट है। मीजल्स की बात करें तो दोस्तों मीजल्स आपकी बैक्टीरियल नहीं बल्कि आपकी वायरल डिजीज देखने को मिलेगी, इसलिए सेकंड आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। फैक्ट फॉर द फ्यूचर के बारे में जो स्टेटमेंट मेंशन है ये अपने आप में बिल्कुल आपको करेक्ट देखने को मिलेंगी। इकोनॉमिक सेंसस की अगर हम बात करें तो देखो पहला सेंसस मतलब ये बात करें जो इकोनॉमिक सेंसस की, ये 1977 में कंडक्ट हुआ था, इसलिए लास्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।